तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं संस्कृत के बारे में। ठीक है, संस्कृत क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो हेडिंग देना है संस्कृत क्या है। हेडिंग में क्या देना है, संस्कृत क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो है संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप, यानी भारतीय उपमहाद्वीप है ना। तो संस्कृत जो है भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्राचीन भाषा है। संस्कृत क्या है, तो संस्कृत भारत जो है, भारत देश, इसका एक प्राचीन भाषा है जिसे देववाणी या सुर भारती भी कहते हैं। यानी देववाणी का मतलब होता है देवता लोग भी संस्कृत में ही बात करते हैं, देवता लोग भी संस्कृत में ही बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद है सुर भारती, यानी सरस्वती जी। सुर भारती मतलब होता है सरस्वती। तो सरस्वती जी का जो भाषा है वो भी क्या है, संस्कृत ही है। इसीलिए संस्कृत को सुर भारती भी कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत का जो जनक है वो महर्षि पाणिनि को माना जाता है। संस्कृत का जनक किसे माना जाता है, महर्षि पाणिनि को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद पाणिनि का संस्कृत व्याकरण जो है वो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका संस्कृत व्याकरण प्रसिद्ध है, तो वहां पे बताना है कि पाणिनि का। पाणिनि, महर्षि पाणिनि है, ऋषि मुनि थे। ठीक है, इन्होंने संस्कृत में व्याकरण लिखा, इनका संस्कृत व्याकरण जो है प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, तो बताना है कि पाणिनि का संस्कृत व्याकरण सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला जो टॉपिक बनता है वो बनता है भाषाओं की जननी। जननी का मतलब होता है जन्म देने वाली, जननी का मतलब जन्म देने वाली। तो भाषाओं की जननी किसको माना जाता है, संस्कृत को माना जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है संस्कृत को भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत को भाषाओं की जननी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। क्योंकि बहुत सारा भाषा जो है वो संस्कृत से ही निकल के आया है, इसलिए संस्कृत को भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत जो है सबसे प्राचीन भाषा है। क्वेश्चन यदि पूछता है कि सबसे प्राचीन, सबसे पुराना भाषा कौन है, तो वो संस्कृत ही है। ठीक है, अगला जो है कहता है संस्कृत और हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। यानी संस्कृत को और हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। देवनागरी लिपि कहने का मतलब जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो ये बायां से दायां की तरफ, जब हम बायां से दायां की तरफ लिखते हैं तो ये देवनागरी लिपि होता है। और शब्द के ऊपर एक लकीर लगाया जाता है। शब्द के ऊपर जब ये लकीर लगा देते हैं, ठीक है, तो ही क्या कहलाता है, ये देवनागरी कहलाता है। तो यदि पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि को हम किधर से किधर लिखते हैं, तो बताना है कि बायां से दायां की तरफ लिखते हैं और इसमें जो शब्द आता है उस शब्द के ऊपर लकीर दिया रहता है, लकीर लगाया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं देवनागरी लिपि। क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है अनुवाद। अनुवाद क्या होता है, अनुवाद का मतलब होता है एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलना। जैसे अनुवाद का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता था तो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे संस्कृत में अनुवाद पढ़ेंगे तो अनुवाद का मतलब होता है एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलना। एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलना अनुवाद कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका परिभाषा है, जब हम एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, अनुवाद कहते हैं, उसे अनुवाद कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, ये हिंदी है, ये क्या है, हिंदी है। अगर इसी को संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं तो लिखेंगे कि अहम पुस्तकम पठामी, अहम पुस्तकम पठामी, यानी हिंदी भाषा से संस्कृत में चला गया। ठीक है, हिंदी से किस में चला गया, संस्कृत में, यानी एक भाषा से बदल करके इसको दूसरे भाषा में लिख दिए। तो जब हम एक भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करते हैं, बदल देते हैं, तो यही क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। ठीक है,
इसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है वो है वचन। क्या है? वचन। तो वचन किसको कहते हैं? तो जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, एक जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसी को वचन कहते हैं, वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन 3 प्रकार का होता है, लेकिन इंग्लिश में 2 प्रकार का। जैसे हम लोग पढ़ते थे इंग्लिश में सिंगुलर और प्लुरल, 2 प्रकार का होता है, सिंगुलर और प्लुरल। ठीक है, उसी तरह से हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, लेकिन संस्कृत में ये 3 तरह का हो जाता है। संस्कृत में वचन 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला एक वचन, जिससे एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। यानी जिस शब्द से एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। और द्विवचन में है, द्विवचन में जिससे 2 होने का बोध हो, यानी जिस शब्द से 2 व्यक्ति का, 2 वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? द्विवचन कहते हैं। उसके बाद लास्ट है बहुवचन, तो जिससे 2 से अधिक होने का बोध होता है, यानी जिस शब्द से 2 से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल है, हम कहते हैं एक लड़का, यानी एगो लड़का है तो ये एक वचन है। ठीक है, और लड़का है, एक लड़का है, तो इसके लिए संस्कृत में शब्द आता है बालकः। क्या आता है? बालकः। बालकः मतलब एगो लड़का। ठीक है, यहाँ पे 2 लड़का है यानी द्विवचन। ठीक है, तो 2 लड़का के लिए संस्कृत में आता है बालकौ। क्या आता है? बालकौ। बालकौ माने 2 लड़का। ठीक है, और 2 से अधिक है, इसके लिए जो शब्द आता है वो बालका आता है। क्या आता है? बालका। तो बालका मतलब 2 से अधिक लड़का है, बालकौ माने 2 लड़का है, और बालका माने 1 लड़का है। ठीक है, तो ये हमारा वचन था। वचन के बाद हम लोग पढ़ते हैं पुरुष। पुरुष माने पर्सन, इंग्लिश में इसको पर्सन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में था फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन था। तो संस्कृत में इंग्लिश का ठीक उल्टा होता है, इंग्लिश का ठीक उल्टा। तो इंग्लिश में जो फर्स्ट पर्सन में रहता है, ठीक है, वो यहाँ उत्तम में आ जाता है। किस में आ जाता है? उत्तम में। और इंग्लिश में जो थर्ड पर्सन है वो आ जाता है यहाँ पे प्रथम पुरुष में। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है पुरुष किसको कहा जाता है? तो जो व्यक्ति संवाद में भाग लेता है। संवाद कहने का अर्थ है कि बातचीत करने में और सुनने में जो व्यक्ति भाग ले रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग पुरुष कहते हैं, उसी को पर्सन कहते हैं। ठीक है, और पर्सन जो है यानी पुरुष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष किसको कहा जाता है? तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसी को क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष कहते हैं। ठीक है, दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? मध्यम पुरुष में क्या होता है कि जो व्यक्ति सुन रहा है उसी को हम लोग कहते हैं मध्यम पुरुष। यानी सुनने वाला को क्या कहा जाता है? मध्यम पुरुष कहा जाता है। सुनने वाला व्यक्ति को मध्यम पुरुष कहते हैं। उसके बाद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? तो कहने वाला को उत्तम पुरुष कहा जाता है। अब ये जो पर्सन है, ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मोहन है और सोहन है, दोनों बैठा हुआ है। ठीक है, ये मोहन है और ये सोहन है, ये दोनों बैठा हुआ है, लेकिन इसका दोस्त जो है चुन्नू नहीं है। चुन्नू जो है यहाँ पर नहीं है, तो ये दोनों आपस में ना बात कर रहा है। तो मोहन बोलता है, ये मोहन है, मोहन सोहन से कहता है कि अरे चुन्नू को हम नहीं देखे, चुन्नू कहाँ रहता है। ठीक है, किसने कहा? मोहन ने कहा। किसने सुना? सोहन ने सुना। किसके बारे में कहा? चुन्नू के बारे में। तो यहाँ पे ये कहने वाला उत्तम, सुनने वाला मध्यम, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो प्रथम हो गया। क्या हो गया? प्रथम। समझ में आया ना? जो कहने वाला जो है वो उत्तम है, सुनने वाला मध्यम,
और जिसके बारे में बात कर रहे हैं यानी चुन्नू के बारे में बात किया तो चुन्नू क्या हो गया, प्रथम हो गया। समझ में आया? तो यही था हमारा पुरुष, ठीक है, और पुरुष का प्रकार। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं कि सर्वनाम, सर्वनाम जो है उसको संस्कृत में किस प्रकार से होता है और प्रथम पुरुष में जो है कौन सा आता है, उसका एक वचन रूप, द्विवचन रूप और बहुवचन रूप में क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे प्रथम पुरुष में जो है ये आता है सह, सह, सह मतलब होता है वह, सह माने वह, ठीक है। ये जो सह मतलब वह है ये पुरुष के लिए होता है, किसके लिए, पुरुष के लिए। लेकिन लड़की के लिए होता है सा, लड़की के लिए होता है सा, सा मतलब वह स्त्री के लिए, किसके लिए, स्त्री के लिए। उसके बाद है तो, तो मतलब होता है वे दोनों, तो मतलब होता है वे दोनों पुरुष के लिए, पुरुष के लिए होता है। और ता होता है, ता मतलब वे दोनों स्त्री के लिए, वे दोनों स्त्री के लिए। इसके बाद ते, ते मतलब वे लोग, ते मतलब वे लोग पुरुष के लिए। और सॉरी यहाँ पे ये जो है ना स्त्री के लिए जो द्विवचन रूप है यहाँ पे ते होता है, सा ते ता, यहाँ पे ता आ जाएगा स्त्री के लिए, यानी वे लोग, वे लोग जो है ये स्त्री के लिए, ये सर्वनाम है। यहाँ पे सा, सा मतलब वह पुरुष होता है और सा, सा मतलब भी वह लेकिन स्त्री के लिए। तो मतलब वे दोनों पुरुष के लिए और ते मतलब वे दोनों स्त्री के लिए और ते मतलब होता है वे लोग पुरुष के लिए और ता मतलब वे लोग स्त्री के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद मध्यम पुरुष में होता है त्वम, एक वचन में त्वम आता है, त्वम मतलब तुम या आप, तुम या आप, ठीक है। इसके बाद त्वम के बाद होता है युवाम, युवाम मतलब होता है तुम दोनों, तुम दोनों या आप दोनों, तुम दोनों या आप दोनों, तुम दोनों या आप दोनों। और उसके बाद इसका बहुवचन होता है यूयम, यूयम मतलब होता है तुम लोग, तुम लोग या आप लोग, तुम लोग या आप लोग। और लास्ट होता है उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में आता है अहम, अहम, अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं। अहम के बाद आता है अवाम, अवाम, अवाम मतलब हम दोनों, अवाम का अर्थ होता है हम दोनों। उसके बाद है वयम, वयम का मतलब होता है हम लोग, वयम का मतलब हम लोग, ठीक है। तो ये था सर्वनाम जो हिंदी और संस्कृत दोनों में देख लिए, ठीक है। ये जो सर्वनाम है ये याद रहेगा तब जाके हम लोग हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम समझना चाहेंगे तो एक एग्जांपल देते हैं, लिखेंगे हम लोग, हम लोग विद्यालय, हम लोग विद्यालय जाते हैं, हम लोग विद्यालय जाते हैं। इसका क्या करेंगे तो हम लोग का जो है, हम लोग का क्या है, वयम है ना संस्कृत, तो यहाँ पे लिखेंगे वयम। अब विद्यालय का विद्यालयम होता है, वयम विद्यालयम। जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा गच्छामः, 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 ठीक है। यहाँ पे क्या होगा गच्छामः। तो देखिए ये जो बनाए हैं ये हम जानते हैं तब ना बनाए हैं, ठीक है। तो आप लोग को भी जानना है ना। तो देखिए ये सर्वनाम है, आप लोग क्या कीजिएगा इसको याद कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग लकार पढ़ेंगे, लकार।
तो लकार को इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, हिंदी में काल बोलते हैं, ठीक है। तो वही लिखे संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। संस्कृत में काल को ही क्या कहा जाता है, लकार कहा जाता है। और इंग्लिश में जो है काल 3 प्रकार का, इंग्लिश में काल 3 प्रकार का होता है। जैसे टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 तरह का होता है। लेकिन संस्कृत में जो है काल जो है वो 10 प्रकार का होता है, टोटल 10 प्रकार का। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 5 ही पढ़ते हैं और यही 5 मेन है, ठीक है। 10 का 10 मेन इसमें नहीं है, तो मेन रूप से 5 है, 5 के बारे में ही पढ़ा जाता है। जिसमें पहला है लट लकार। लट लकार को हिंदी में हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तमान काल। और उसके बाद है लंग लकार। लंग लकार को हिंदी में हम लोग भूतकाल कहते हैं। और तीसरा है लिरिट लकार। लिरिट लकार को भविष्यत काल कहते हैं। और चौथा है लोट लकार यानी आज्ञावाचक, जहाँ पे आज्ञा वाला शब्द आ रहा है, वाक्य आ रहा है, वहां पे ये लोट लकार का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट है विधि लिंग। विधि लिंग यानी चाहिए के अर्थ में, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, तो यहाँ पे संस्कृत किस तरह से बनेगा उसमें वो जो है विधि लिंग में पढ़ना है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग यहीं तक जानेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके आगे हम लोग जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।